हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जांगीड़। अब हम कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियों को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नंबर 5 विधि, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी विधि विशेष रूप से कार्बनिक यौगिकों के शोधन, मिश्रण के विभिन्न घटकों के पृथक्करण, और यौगिक की शुद्धता की जांच में उपयोगी है। यौगिक की शुद्धता की जांच या पहचान में क्रोमेटोग्राफी विधि विशेष रूप से कार्बनिक यौगिकों के शोधन, मिश्रण के विभिन्न घटकों का पृथक्करण और यौगिक की शुद्धता की पहचान करने में उपयोगी है। क्रोमेटोग्राफी जो वर्ड आया है, क्रोमेटोग्राफी, ये ग्रीक भाषा के शब्द क्रोमा से आया है और क्रोमा का मतलब होता है रंग उत्पन्न करना हो। क्रोमा का मतलब होता है रंग उत्पन्न करना। इसका उपयोग सबसे पहले पादपों में विभिन्न रंगों को पृथक करने में किया गया, इसीलिए इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी विधि में स्थिर प्रावस्था में इसमें दो प्रावस्थाएं होती है, स्थिर प्रावस्था और दूसरी होती है गतिशील प्रावस्था। क्रोमेटोग्राफी में स्थिर प्रावस्था में मिश्रण के विभिन्न घटकों का अधिशोषण कर लिया जाता है, फिर उपयुक्त विलायक की सहायता से विभिन्न घटकों को पृथक कर लिया जाता है। क्रोमेटोग्राफी को हिंदी में वर्ण लेखन भी कहते हैं। क्रोमा का मतलब होता है रंग या वर्ण और ग्राफ का मतलब होता है लेखन। क्रोमेटोग्राफी विधि दो प्रकार की होती है। नंबर 1 अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी और नंबर 2 वितरण क्रोमेटोग्राफी। हम बात कर रहे हैं नंबर 1 अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी। अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी में अधिशोषक द्वारा मिश्रण के विभिन्न घटकों का भिन्न भिन्न दरों से अधिशोषण होता है। इसमें अधिशोषक के रूप में सिलिका जेल व एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है। अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी दो प्रकार की होती है। पहली कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम या हिंदी में स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। और नंबर 2 होती है पतली परत क्रोमेटोग्राफी। इसको शॉर्ट में TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। नंबर 1 ले रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इस विधि में कांच के एक कॉलम में अधिशोषक भर दिया जाता है, फिर मिश्रण के विभिन्न घटकों का विलयन अधिशोषक वाले कॉलम में डाल दिया जाता है। अधिशोषक द्वारा मिश्रण के विभिन्न घटकों का अधिशोषण भिन्न भिन्न दर से होता है। वह घटक जो आसानी से अधिशोषित हो जाते हैं वो कम दूरी तय करते हैं, और वे अधिशोषक जो आसानी से अधिशोषित नहीं होते हैं वो अधिक दूरी तय करने के बाद अधिशोषित हो जाते हैं। फिर उपयुक्त विलायक डालकर विभिन्न घटकों को अलग कर लिया जाता है। तो अगर डायग्राम की बात करें तो इसमें एक कांच का कॉलम होता है कुछ ऐसा, जिसमें नीचे टेप लगी होती है। ये अधिशोषक वाला कॉलम है। इसमें
मिश्रण के विभिन्न घटकों के विलयन को डाला जाता है जो भिन्न भिन्न दर से अधिशोषित हो जाते हैं। जो आसानी से अधिशोषित होगा उसकी प्लेट पहले बन जाएगी और जो बाद में अधिशोषित होगा उसकी प्लेट बाद में बन जाएगी। ऐसे करके विभिन्न घटक अलग अलग दर से अधिशोषित हो जाते हैं, फिर उपयुक्त विलायक डालकर इनको अलग कर लिया जाता है। अधिशोषण का दूसरा टाइप ले रहे हैं अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी का, वो है पतली परत क्रोमेटोग्राफी। इसको शॉर्ट में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। इसमें अधिशोषक की परत पर मिश्रण के विभिन्न घटकों का पृथक्करण किया जाता है। इस विधि में कांच की एक प्लेट पर अधिशोषक को फैला दिया जाता है जिसको थिन लेयर बोलते हैं। फिर इससे आधार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर मिश्रण की एक बूंद लगा दी जाती है और इसे विलायक से भरे जार में रख देते हैं। ये है मिश्रण की बूंद, ये है अधिशोषक युक्त प्लेट, अब क्या होगा, जैसे ही इस कांच की प्लेट को विलायक से भरे जार में रखते हैं, मिश्रण के विभिन्न घटक भिन्न भिन्न दूरियां तय करते हैं। मान लो इसमें 2 घटक हैं तो एक हो सकता है इतनी दूरी तय करे और दूसरा हो सकता है इसे थोड़ी सी अधिक दूरी तय करे। तो मिश्रण के विभिन्न घटक भिन्न भिन्न दूरियां तय करते हैं। मिश्रण के विभिन्न घटकों के सापेक्ष अधिशोषण को मंदक गुणांक से प्रदर्शित करते हैं। मंदक गुणांक को शॉर्ट में आरएफ बोलते हैं। और आरएफ की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आधार रेखा, यानी जहां पर हमने बिंदु लगाया है से मिश्रण द्वारा तय की गई दूरी बटा हो जाएगा आधार रेखा से विलायक द्वारा तय की गई दूरी। यदि मिश्रण के विभिन्न घटक रंगीन होते हैं तो उनको आसानी से देख लिया जाता है और लेंथ माप ली जाती है स्केल की सहायता से। और यदि मिश्रण के घटक रंगहीन या पराबैंगनी प्रकाश में दीप्त होते हैं तो प्लेट के नीचे पराबैंगनी प्रकाश डालकर उनको देखा जाता है। इसी प्रकार अमीनो अम्लों का मिश्रण अदृश्य होता है जिसको देखने के लिए कांच की प्लेट पर निन हाइड्रीन का छिड़काव किया जाता है। अमीनो अम्लों की प्लेट पर जैसे ही निन हाइड्रीन का छिड़काव करते हैं वो आसानी से हमें दिखाई दे देता है। अब हम क्रोमेटोग्राफी का जो दूसरा प्रकार है उसकी बात कर रहे हैं और वो है वितरण क्रोमेटोग्राफी। हम बात कर रहे हैं नंबर 2 वितरण क्रोमेटोग्राफी। यह विधि स्थिर व गतिशील प्रावस्था के मध्य मिश्रण के विभिन्न घटकों के सतत विभेदी वितरण पर आधारित है। इसमें 2 प्रावस्थाएं होती है, एक होती है गतिशील प्रावस्था और दूसरी होती है स्थिर प्रावस्था। तो ये विधि मिश्रण के विभिन्न घटकों के स्थिर व गतिशील प्रावस्था के मध्य सतत विभेदी वितरण पर आधारित है। इसका उदाहरण ले रहे हैं जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक विशेष प्रकार का क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया जाता है। क्रोमेटोग्राफी पेपर के नीचे मिश्रण की एक बूंद बना ली जाती है। जो भी मिश्रण में दिया गया है उसकी बूंद हम यहाँ लगा देते हैं।
पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है इसमें जल के अणु उपस्थित होते हैं जो स्थिर प्रावस्था का कार्य करते हैं। फिर इस कागज को विलायक या विलायक के मिश्रण से भरे हुए जार में लगा देते हैं। यहां विलायक के अणु गतिशील प्रावस्था का कार्य करते हैं, तो यहां गतिशील जो प्रावस्था है वो होंगे विलायक, और जो स्थिर प्रावस्था है वो होगी जल के अणु जो क्रोमेटोग्राफी पेपर के अंदर उपस्थित होते हैं। अब जैसे ही क्रोमेटोग्राफी पेपर को विलायक में डुबोते हैं, विलायक पेपर के ऊपर गति करता है और मिश्रण के विभिन्न घटक स्थिर व गतिशील प्रावस्था में भिन्न भिन्न दरों पर गति करते हैं। जो भी मिश्रण गति करता है वो रंगीन होने के कारण आसानी से देख लिया जाता है, और अगर रंगीन नहीं है तो विभिन्न प्रकार के रसायनों का या पराबैंगनी प्रकाश के ऊपर रखकर उनको देख लिया जाता है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होती है इसमें एक क्रोमेटोग्राफी पेपर पर मिश्रण के विभिन्न घटकों को अलग अलग दरों से पृथक करके उनकी पहचान की जाती है। तो यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों के शोधन की जो विधियां होती हैं वो समाप्त होती है। अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।